संविधान के संबंधित जो भी ये प्रावधान, चूँकि हम लोग अलग एक एक करके करेंगे, तो संविधान संबंधित जो भी किताब है या संसद से संबंधित उन किताबों को या आपने जिन सोर्स से पढ़ा है उसको एक जगह ले लीजिए, ठीक है ना। या बेयर एक्ट हो, बेयर एक्ट रहता तो अच्छा रहता, 28 रुपये का पतला सा किताब आता है। चलिए अभी हम कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, भारत का संघ और राज्य क्षेत्र है, बताइएगा कोई आदमी देखकर क्या है। संघ एवं राज्य क्षेत्र है ना, एवं राज्य, ठीक है। अब आर्टिकल 1 क्या है? वन में क्या है? चलिए, यानी नाम व राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये 1 में है ना। चलिए, 2 में क्या है? नए राज्य। चलिए, 3 में क्या है? नए राज्य, यहाँ प्रवेश है, यहाँ पे प्रवेश है, वहाँ पर निर्माण है, नहीं तो राज्य निर्माण। और ठीक है, क्षेत्र, क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन। ये आप ही लोग बता रहे हैं, हम आप पे भरोसा करके लिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 हो गया, और है कुछ इसमें? मतलब मेरे पास तो इंग्लिश में सारा ही है, हम देख ले रहे हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी नियम बनाए जाएंगे टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, जो पहले और चौथे अनुसूची में अमेंडमेंट के लिए ये करेगा, मतलब आधार देगा, एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल, तो इसका इससे मतलब नहीं, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये 3 है, देखने में तो लग रहा है कि 3 है, और तीनों हमको याद ही हो गया। कई बार याद करवाए हैं हम, नहीं करवाए हैं, लेकिन जब ये आता है तब नया लगता है ना। अभी यदि केवल आर्टिकल पूछते तो सब अलग अलग याद हो जाता, बता देते, मतलब 3 है तो नहीं हो रहा था। तो अब जैसे एक ये जो नाम और राज्य क्षेत्र के लिए कोई एक वर्ड बताइए, या एक शब्द या एक अक्षर, जिसको देखते ही नाम और राज्य क्षेत्र समझ में आ जाए। नहीं, एक जैसे कि नाम और राज्य क्षेत्र, तो और एक अक्षर देना हो तो एक अक्षर ना दे सकते केवल, इससे याद आए कि नाम और राज्य क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, यदि नए राज्यों का प्रवेश है तो केवल प्र कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, निर्माण, क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन है, तो यहाँ निर्माण है, ये एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी आगे इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ना प्र नी, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है तो NPN है, और कोशिश ध्यान रखिए कि हमको हिंदी में इसको सोचना है, लिखने में ज़्यादा आसान हो गया ना। NPN यानी नाम, प्रवेश और निर्माण, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ। और अब क्या है, परीक्षा हॉल में आपको ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन होगा तो आपको याद आ जाएगा और ये डिफ्रेंशिएट कर देगा। अब का 3 आर्टिकल शुरू हो गया, ख़त्म हो गया, और चौथा आपका क्लियर है कि यह संशोधन से संबंधित है, यानी इनमें जो संशोधन होता है उससे संबंधित है चौथा, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया। 395 आर्टिकल है, अभी हमने क्लास शुरू किया है और 1% उसका काम खत्म हो गया, नहीं हो गया। 395 में 4 आपने कर लिया तो आपका 1% काम खत्म हो गया ना। चलिए, आज हम लोग संविधान का सारा महत्वपूर्ण जो ये है आर्टिकल है उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, वो भी आज, मतलब आज कहने का अर्थ है कि केवल 1 से सवा घंटे में। कितने में? 1 से सवा घंटे। तैयार हैं आप लोग? तो रिपीट कीजिए।
बिना देखे बोर्ड की तरफ, इधर इधर देख के, कैमरा की तरफ देख के बोलिए। पहले ऑनलाइन वालों से पूछ लेते ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मौका मिल जाए। पहला तीनों बताइए, तीनों आर्टिकल, ठीक है, ठीक है। ठीक, NPN, ठीक है ना। तो ये काम हो गया, इसको मिटा दें। आप लोग में से किसी को है जिसको लग रहा है कि अभी भी हमको चारों याद नहीं है? कोई है जिसके मन में, तुम्हारे मन में संदेह है? थोड़ा लग रहा देखने से। पहला में नाम है, दूसरा में नए राज्य यदि प्रवेश कर रहे हैं भारत की सीमा में, यदि मान लो भारत ने किसी से बांग्लादेश के साथ किया, कोई जगह ले लिया, अपना जगह कोई दे दिया, तो वो नए का प्रवेश, जैसे कि गोवा को हम लोगों ने लिया, सिक्किम को मिलाया, ये सब इसी के तहत आता है, ठीक है। और राज्य का निर्माण क्षेत्र सीमा, जैसे कि अभी उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक्सचेंज किया, कुछ ज़मीन अब उनका ले लिया, कुछ गांव अपना दे दिया, तो ये आर्टिकल 3 के तहत है, ठीक है। तो ये तीनों, और चौथा संशोधन है। तो 1 2 3 4 याद हो गया। एक में क्या है? दूसरे में प्रवेश, और तीसरे, ठीक है। इतना कर ली तो तुम्हारा तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम्हारे पास 1 साल है। चलिए नेक्स्ट वाले में आइए, ठीक है। नेक्स्ट में आइए नागरिकता वाले में। कहाँ से कहाँ तक नागरिकता? कोई 5 से 11, 5 से 11 क्या है? नागरिकता है, ठीक है, ठीक। चलिए अब 5 से 11 में जो 5वां है वो क्या है? यानी प्रारंभ के समय नागरिकता, प्रारंभ के, हम सबका शॉर्ट लिख रहे हैं नागरिकता, हम केवल ध्यान रखने, ठीक है। 6 में क्या है? पाकिस्तान से जो आया, हैं, इसको ऐसे याद आ जाएगा। उसके बारे में क्या कहा गया? क्या कंडीशन है? ठीक है, मतलब कि ये पाकिस्तान से जो आया उसके संदर्भ में है। अब ठीक, ठीक है, चलिए आज 7 में आ जाइए। फिर उसी के बारे में, मतलब पाकिस्तान से संबंधित भी यह भी है, और रहने के बारे में है। 6 महीना इसमें एक टर्म है, ठीक है। देखिए हम लोग अभी संविधान का एक भाग देख चुके हैं, जो भाग पहला वाला भाग है, ठीक है। दूसरे भाग में आ चुके हैं, और आप उसको ध्यान से सुनिए। आपसे इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑफिस में हैं, सुनिए और आपको समझ में आएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आज का जो लाभ है ना, आज ही लेना है, इसको कल पे मत डालिएगा। ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए इसको देखिए, हमारा जो कहने का है ना कि आपने 5 में क्या है कि प्रारंभ के समय नागरिकता, ठीक है। 6 में क्या है, इधर काजल ध्यान दिए, 6 में पाकिस्तान से जो आया उसके बारे में है। 7 में उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल है, और 6 महीने का एक शर्त है। 8 में आइए, चलिए वो हम देख लेंगे। हैं क्या? हाँ हाँ, तो गया भी है इसमें, वो तो ठीक है। चलिए एक वर्ड, इसको की वर्ड पकड़िए ताकि पकड़ में आ जाए। आपको पीटी का आंसर सही करना है, टारगेट क्या है? पीटी का आंसर। मेंस में हम इसको और डिटेल करेंगे, अभी पीटी के आंसर पे फोकस कीजिए। 8 में आइए, क्या है? भारतीय एनआरआई के बारे में, ठीक है। चलिए 9 में आइए, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर यहाँ समाप्त, ठीक है। उसको हम शॉर्ट करेंगे ना, अभी तो एक अक्षर पे लाएंगे उसको, जितना कुछ है इसको एक अक्षर बनाना है, ठीक है। 10 पे आइए, मतलब अपराध किए तो नागरिकता गया, यही ना सारांश। देशद्रोह किए तो, हाँ देशद्रोह किए, देशद्रोह टाइप सीरियस नेचर का ऑफेंस किए, हाँ सेडिशन टाइप का, सेडिशन बोलते हैं, ठीक है। 10 11 में क्या है? विधि बनाने का शक्ति, यही वाला होगा ना।
वही जैसे कि 56 बना, 57 बना, वो सब जो है ना। हाँ, विधि के द्वारा विनियमन कर सकती है संसद, ठीक है। यानी संसद नागरिकता पर नियम बना सकती है। शॉर्ट हैंड चल रहा है अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा रफ्तार पकड़। संसद नागरिकता पर नियम बना सकती है, कोई दिक्कत? अब आप लोग के पास एक काम है, जिन लोगों को स्क्रीन दिख रहा है बताएंगे, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाएंगे, ठीक है। हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो नागरिकता संबंधी जितने उपबंध हैं सारे आर्टिकल लिखे हैं। आप लोग रटने का प्रयास मत कीजिए, रटाएगा। क्या कर रहे हैं? को पढ़ना। अभी जो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, अभी होमवर्क क्या मतलब, यहीं बैठे बैठे क्लास वर्क दे रहे हैं। इन सब के लिए एक एक शब्द दीजिए जिससे कि यह समझ में आ जाए कि इसमें क्या है। जैसे प्रारंभ के समय से नागरिकता 5 में है, तो इसके लिए शब्द क्या हो सकता है? प्रारंभ, प्रारंभ से याद आ जाएगा, हैं? प्रारंभ, इसके लिए एक शब्द हो सकता है, हैं? तो याद कीजिए, पहला में 5वां में प्रारंभ। अब इससे रिकॉल हो जाएगा ना, प्रारंभ के समय नागरिकता, प्रारंभ के समय नागरिकता, ठीक है। अब ये इस वाले में क्या है, छठे में एक शब्द दीजिए इसके लिए। इसको पाया लिखिए, पाकिस्तान से आया, दैट इज पाया, ठीक है। प्रारंभ पाया, अगला में आइए। पाकिस्तान रहने वाले 6 महीना वाला प्रावधान इसमें है, और गया का भी प्रावधान है, तो इसको चलिए गया को यदि भोजपुरी गैल कर दें तो पागल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पागल कर दीजिए इसको। प्रारंभ, पाया, पागल, सब प से ही चल रहा है, ठीक है। प्रारंभ में, प्रारंभ के समय से नागरिकता, पाया में से आया, और यहाँ गया और 6 महीना सब है, ठीक है। एनआरआई, एनआरआई के लिए तो अच्छा है कि एनआरआई ही रखा जाए, एक वर्ड अच्छा है। और दोहरी का नहीं है, हाँ वही करे, विदेश, विदेशी गया तो समाप्त, हाँ हाँ समाप्त हो जाएगी। तो विदेशी एनआरआई है ना यहाँ पर, यहाँ पे लिखिए समाप्त, केवल समाप्त से इसको याद कीजिए, क्योंकि समाप्त से ही याद, इसका मेन क्रक्स है समाप्त, ठीक है। और हाँ समाप्ति है, हाँ। और यहाँ पे लिख दीजिए देशद्रोह। देशद्रोह में ऐसे ही समझ आए कि सब कुछ चिन्हा जाता है, हाँ हाँ, ठीक है। और संसद बना सकती है नियम, तो यहाँ पे केवल संसद लिख दीजिए, संसद, या इसको लिखिए नियम ही लिखिए, इसको नियम बना का क्षमता, नियम लिखिए, संसद मत लिखिए, नियम लिखिए। तो क्या हो गया? प्रारंभ, पाया, पागल, एनआरआई, समाप्त, देशद्रोह और नियम। कोई दिक्कत? अब आइए, प्रारंभ के लिए लिखिए पी, पाया के लिए भी लिखिए पी, अब पागल के लिए भी लिखिए पी, एनआरआई के लिए लिखिए एन या एनआर कर दीजिए, ठीक है, शॉर्ट में। और समाप्त के लिए लिखिए एस, और देशद्रोह के लिए लिखिए डी, और इसके लिए लिखिए एन। अब इसके लिए इतना जो उठा पड़, सुन लीजिए बात को, इतना करने के बाद आपको लगेगा कि सर हमको याद ही हो गया है, ये करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जो उठापट किया जाता है ना सूत्र के साथ, क्रम के साथ, देखिए क्रम के साथ कीजिएगा तो कभी भी वहाँ पर यदि गड़बड़ होगा तो आपको ध्यान में आ जाए कि नहीं 2, 3, 4, 5, छठा, चौथा में था, ये चौथा से तुरंत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब हम पूछते हैं, क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें हैं। कोशिश कीजिएगा कि बोर्ड पे बिना देखे अपने मन के आधार पर आप जवाब दें, जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी, जो लोग ऑफलाइन हैं। अक्षय नया जुड़े हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
अपना माइक ऑन कीजिएगा। अक्षय, ठीक है, ये बताइए कि एनआरआई के लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भारतीय संविधान में? नहीं, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। अक्षय से पूछे हम। क्या? हाँ हाँ, तो भारत, अच्छा मेट्रो में हैं आप, चलिए। हाँ आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। जैस्मिन, आप बताइए, यदि कोई देशद्रोही है तो उसका कैसे समाप्त किया था, किस अनुच्छेद के तहत? वेरी गुड। अंजलि, आप बताइए, यदि संसद को नया नियम बनाना हो नागरिकता संबंधी तो यह किस आर्टिकल से उसको अधिकार मिलता है? 11 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब ऑफलाइन वाले बताएंगे, आप लोग से पूछ रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में आप बताइए अभिषेक, पाकिस्तान के बारे में भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 6 और 7 में। 6 में क्या है? 19 जुलाई कितना ईयर क्या है? 19 जुलाई 1948 तक जो आ गया उसको मिलेगा, ठीक है। और 6 महीने का क्या प्रावधान है 7वां में जो दिया गया है? यानी पाकिस्तान संबंधी आपका हो गया 5 और 6, 8, 6 और 7। 5 तो प्रारंभ है, प से प्रारंभ, प से 5, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6, 7 पाकिस्तान संबंधी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 में एनआरआई है, ठीक है, ठीक है। तो एनआरआई को याद करने का एक तरीका बता देते हैं। देखिए 8 कैसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू किया ना, जहाँ से शुरू किए वहीं चला जाए, ये भ्रमण का तरीका है। मान लीजिए हम घूमना शुरू करते कैसे करते हैं, तो एनआरआई जो है घूमता ही रहता है। तो 8 याद हो गया। अब देखिए आपको 11 अनुच्छेद कट टू कट याद हो गया। किसी को कोई संदेह है? कोई संदेह है क्या? सृष्टि, रटो मत, समझो, सब याद हो जाएगा। यहाँ 8 में दिक्कत ही नहीं है, 9 में विदेशी है, 10 में आपको देशद्रोह है, तो 9 और 10 से समाप्त हो रहा है। वैसे भी कोई गिनती शुरू करते हैं तो 9 पे लगता है कि अब समाप्त हो गया, लेकिन 9 पे होता नहीं है, समाप्त कहाँ होता है? 10 पर। तो 9 पर भी समाप्त लगता है, तो कौन हुआ 9 पे समाप्त? 9 पे कौन? देश, यहाँ पर 9 पे देशद्रोह कहाँ है? विदेशी नागरिक। 9 पे विदेशी और 10 पे देशद्रोह, देश और 10, तो 5 वाला 5 से है, 5 वाला 5 से, 5 में प्रारंभ, 10 में देशद्रोह, कोई दिक्कत? तो 5, 10 भी याद हो गया कि नहीं हो गया? शुरू में थोड़ा सा हम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हम लोगों ने संविधान वाले पार्ट से इस मैराथन सेशन की शुरुआत की है और अभी तक हमें 11 अनुच्छेद तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। 11 अनुच्छेद लगभग सबको याद हो गए हैं। ऑनलाइन में ऐसा कोई है जिसको लग रहा है कि हमको 11 अनुच्छेद में से कोई भी अनुच्छेद याद नहीं है? अच्छा 1, 2, 3, 4 नहीं सुन पाए थे, ठीक है, चलिए कोई नहीं। 1 में क्या है बताइए? देखिए आप याद कीजिए, NPN याद कीजिए अंजलि, NPN, N से नाम, पहले में N है यानी नाम है, ठीक है ना। दूसरे में प्रारंभ है, प्रवेश है, प्रवेश, P फॉर प्रवेश, ठीक है, याद रहेगा, यानी नए राज्यों का प्रवेश दूसरे में। और तीसरा में फिर N है यानी निर्माण है, यानी निर्माण, और निर्माण जब करेंगे तो सीमा में परिवर्तन होगा और क्षेत्र में परिवर्तन होगा और नाम में परिवर्तन होगा। तो पहले का नाम है N फॉर नाम, दूसरा हो गया प्रवेश और तीसरा है निर्माण, और चौथा जो है नियम बनाने और संशोधन करने के लिए उसमें प्रावधान है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो याद हो गया 1, 2, 3, 4, बोलिए, आप बोलिए। हाँ वेरी गुड, यही है। और चौथा में संशोधन संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, ठीक है। 5वां से हम लोग यहाँ स्टार्ट किए। नेहा आप भी ध्यान दीजिएगा, अभी आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। 5वां में प्रारंभ है, 6ठा में पाकिस्तान है, 7वां में भी पाकिस्तान है, ये ध्यान रखिएगा। 8वां में NRI है और 9वां में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर यहाँ की नागरिकता समाप्त होती है, इसका प्रावधान है। 10 में देशद्रोह है, तो 10 और देशद्रोह याद रहेगा ना, जो देशद्रोही होगा उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो नागरिकता समाप्त करने वाले प्रावधान पूछे कि किन दो में है, और ऑप्शन दे दे 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या मारिएगा? सवाल ऐसे आएगा 9, 10। ठीक है, समाप्ति के संबंधी प्रावधान किस में है? 9 और 10 में। ठीक है, यदि सारे नियम 5 से 10 में बन जाते तो 11 की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक नियम से काम नहीं चलेगा तो हम एक नियम और बनाएंगे। या कहाँ कहा गया है? 1 और 1 11 में। याद कीजिए सिचुएशन, ट्रैक को पकड़िए। जैसे एक नियम से काम नहीं चलेगा तो एक नियम हम और बनाएंगे और उसके लिए 11 लेके आएंगे, एक पर एक और बैठा देंगे। तो 11 में क्या है? संसद को नागरिकता संबंधी नए उपबंध बनाने की क्षमता है। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा नहीं कि हम बोले कोई दिक्कत तो नहीं सर, इसका जवाब रटा रटाया नहीं होता है। दिक्कत हो तो बोलिए कि हाँ दिक्कत है। चले आगे 6, 7। देखिए, प्रारंभ है 5, ठीक है, और पाकिस्तान से डेट है 1948 में। कितना डेट है? 19 जुलाई 48 के समय जो आ जाता है उसके संबंधी प्रावधान है 6 में। ठीक है, और लेकिन 6 महीना वाली बात 7 में है। 6 में 6 महीना वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 7 में कहा गया है कि भारत के साथ यदि 6 महीना रहिएगा तो आपका यहाँ का नागरिकता कन्फर्म हो जाएगा। 7 में कहा गया कि भारत के साथ 6 महीना रहिएगा तो आपका नागरिकता कन्फर्म हो जाएगा। पहले तो रही रहा था। NRI 8 में है, जो घूमता फिरता रहता है। 9 में जो है ये विदेशी का समाप्ति का है, और 10 में देशद्रोह से समाप्ति का है। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपका याद हो गया। कितने आर्टिकल हैं भारतीय संविधान में? ठीक है, कितने संविधान में भाग हैं आप लोग? 22 भाग हैं। 22 भाग में कितना भाग डिलीट हो गया है? 7वां भाग डिलीट हो गया। वो कौन सा आर्टिकल था जो डिलीट हुआ? 238। ठीक है, 238 डिलीट हो गया है। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो एक भाग है और इसमें एक आर्टिकल है इसके अलावा? 20 में 368। ठीक है, संविधान का आखिरी अनुच्छेद कौन सा है? हाँ, वो बदल गया। ठीक है, कोई नहीं, इसको आइए थोड़ा रफ्तार में बढ़िए, जो इम्पोर्टेंट हो उसी को करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 11 तक हो गया तो कितना % आपका संविधान याद हो गया? बफरिंग कितना % तक पहुंचा? चलिए, चौथा भाग क्या है? तीसरा भाग क्या है? मूल अधिकार। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी पूरा करना होगा ठीक से। वैसे तो सबको मूल अधिकार याद होगा। शुरू कहाँ से होता है? भाग 3 नाम है मूल अधिकार। चलिए, कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म? 12 से शुरू और 35 पर खत्म। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहाँ से शुरू होता है इसमें? 13 महत्वपूर्ण नहीं है? 13 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल। 12 में क्या है? चलिए, तो यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए परिभाषा। बस परी लिख के छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। 13 में क्या है? अल्पीकरण। बस इसमें वर्ड याद रखिए, ठीक है ना? इसको, इससे हम आगे डील कर लेंगे इसको। चलिए, नेक्स्ट बोलिए। 14 अल्पीकरण। समक्ष समता। किसके समक्ष? तो विधि के समक्ष समता। ठीक है, चलिए, वही समानता। चलिए, 15 पे आइए, जल्दी जल्दी। धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म और लिंग, हाँ, जन्म स्थान के आधार पर क्या है? विभेद नहीं, विभेद नहीं। बाकी नीचे के जो इसके उपबंध है उसके से विभेद सही। मूल आर्टिकल में लिखा हुआ विभेद नहीं, और उसके उपबंधों में लिखा हुआ है विभेद सही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 16 में आइए। लोक नियोजन, या ठीक बोले सरकारी नौकरी भी कह सकते हैं। सरकारी नौकरी में समानता, अवसर की समानता। ठीक है, 17 में आइए। छुआछूत तो पूरा एकदम क्लियर है इसमें, है? अस्पृश्यता भी कह सकते हैं, अस्पृश्यता। 18 उपाधि का अंत। ठीक है, 19 वाक स्वतंत्रता। यह महत्वपूर्ण है, हैं?
अब इसमें कई तरह की स्वतंत्रता हैं, उनको देखना होगा। इसमें प्रेस, घूमना, रैली, सारी चीज़ हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए 20 में आइए। हाँ, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये मेन वर्ड है इसमें, संरक्षण किस लिए, तो 2 सिद्धि के, ठीक है। इसको थोड़ा समझा देंगे आपको। चलिए, और यह भी महत्वपूर्ण है, 21 बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में संरक्षण, ठीक है ना। क हो गया इसका, ये 21 हो गया प्लस 21 का, इसी में हो गया प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। हाँ, और बताइए 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये बताइए कि इसमें 12 में परिभाषा है। शुरुआत में किसी का परिभाषा रहेगा, इसमें कोई कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 12 में परिभाषा में किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि 12 में इसकी परिभाषा है, लेकिन 13 जो है ना, 13 महत्वपूर्ण, 13 बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 13 को पढ़ा जाता है 368 के साथ। किसके साथ पढ़ा जाता है? 368 के साथ। और 13 जब 368 के साथ संघर्ष करता है तो मूल ढांचा संविधान का बाहर आता है। 13 को मेंस में जब आप भी हमारा देखिएगा तो 13 और इसमें क्या, अल्पीकरण, यानी कि जिस सीमा तक किसी भी मूल अधिकार का हनन होगा किसी संशोधन के द्वारा, तो उस सीमा तक वह संशोधनीय हो जाएगा, यानी कि उसका अल्पीकरण कर दिया जाएगा, यह कहता है। लेकिन तब 368 कहता है कि नहीं, हमारा पावर भी तो है, हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं संशोधन। तो फिर उसमें बात आती है कि ठीक है, आपका पावर है कि हमारा पावर है, चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या देता है, कई केसेज होते हैं, और व्याख्या करने के बाद कहा जाए कि नहीं, संशोधन भी अधिक, जैसे किसी में कहा गया कि संशोधनीय है पूरा का पूरा संविधान, जिसमें मूल अधिकार भी आता है। किसी बात में कहा गया कि नहीं, संशोधनीय नहीं है, सारा का सारा कुछ बातें जो हैं संशोधन के दायरे से बाहर है, ठीक है। लेकिन लास्टली जो आया, केशवानंद भारती का जो केस आया 1973 में, उसमें कहा गया कि संशोधन संभव है, मतलब ऐसा नहीं है कि, लेकिन एक मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम मेंस में आपको अलग से, यह 2-2.5 घंटे का अकेला मसला है, इस पर बात करेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे एक टॉपिक पे लगेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि यह संविधान के संशोधन को अल्पीकरण करता है, जो कहाँ तक अल्पीकरण करता है, जहाँ तक वो मूल अधिकार को हनन करता है या उसको प्रभावित करता है, यही याद रखिएगा। 13 महत्वपूर्ण, अल्पीकरण शब्द याद रखिएगा, नल एंड वाइड वाला जो केस है वही याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 13 याद हो गया, 12 ठीक है, 13 थोड़ा सा कंसेप्चुअल था इसलिए मैंने इतना बोल दिया उस पर। 14 सबको याद होगा। भारत में 2 तरह का समानता दिया गया, या मतलब 2 तरह का कानून है। क्या है? एक है रूल ऑफ लॉ, है क्या है? रूल ऑफ लॉ। एक बात आती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और एक चीज़ आता है ड्यू प्रोसीड्योर ऑफ लॉ, है ना। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, 3 चीज़ है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ अमेरिका से लिया गया, ड्यू प्रोसेस के बाद कहाँ से लिया गया? जापान से, और उसी का एक लब्बो-लुआब है विधि के समक्ष समता। जैसे 2 चीज़ें हैं, विधि के समक्ष समता और एक है विधि नहीं विधि के प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया। तो जो प्रोसेस है वो जापान से लिया गया है, और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि विधि के समक्ष समानता या समता की बात करता है 14। अब ब्रिटेन से, ब्रिटेन है, ब्रिटेन और संरक्षण नहीं, हाँ संरक्षण यूएसए से, हम दूसरी बात कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमेशा याद रखिए जापान से, संरक्षण वाली जो बात है वो है अमेरिका से, और समानता की जो बात है ब्रिटेन से, ठीक है।
तो यहाँ याद रखिए विधि के समक्ष समता, ये चार, विधि समक्ष समता समानता, चार बातें हैं ना, एक बात समझाने के लिए चार बातें, 14 हो गया, याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए 14, 15 में आइए। 15 बहुत आसान है। 15 में 5 बातों के आधार पर क्या किया जाता है? भेद नहीं किया जाता है। इन 5 बातों को याद रखिएगा, सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा आधार नहीं है, इसलिए लिख लीजिए इसको। पहला है धर्म, दूसरा क्या है? मूल वंश, तीसरा है जन्म, चौथा है लिंग और जन्म स्थान। नहीं, जन्म स्थान तो 2 बार हो गया, एक अच्छा जाति है। 5 चीज़ याद हो गया। कोई बोलेगा ऑनलाइन मैसेज जिसको 5 याद हो गया। 15 में जो 5 है वो विभेद नहीं होगा, यहाँ एकदम स्पष्ट रहिए, फिर यही होगा ना, फिर तो वही कच्चा पापड़ पक्का पापड़ हो जाए। चलिए नेहा आप बताइए, 5वां एलिमेंट बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, एक सवाल हर बार आता है। 5वां, ठीक है। लेकिन इसी के जो उपबंध हैं उनमें कहा जाता है कि विशेष परिस्थिति में महिलाओं को कुछ विशेष विभेदन कर दिया जा सकता है, किसी विशेष वर्ग को समाज में एक लेवल ऊपर लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जा सकता है। तो आरक्षण का जन्म किससे होता है? इसी से होता है, ठीक है ना, कि उनको समाज में एक बेहतर स्थिति प्रदान करने के लिए जो अल्प शोषित हैं या जिनको सामाजिक तौर पर वो स्थिति नहीं प्राप्त है, उनके लिए व्यवस्था इसी में की गई है। कहा गया कि विभेद नहीं होगा, लेकिन विभेद किया गया, लेकिन उसके लिए वर्ड आया सकारात्मक विभेद। क्या कहते हैं? सकारात्मक विभेद किया गया, ठीक है ना। और इसी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था और कई बार अन्य व्यवस्थाएं भी इसी में। फिर जब लोक नियोजन में जाते हैं, सेम इसी नेचर की चीज़ है। 16 में भी जाएंगे तो वह क्या है? सरकारी नौकरी के बारे में जो बात है 16, तो स से सरकारी नौकरी, स से 16, दोनों दंत स से है, याद रहेगा। तो 15, 16 दोनों हो गया। 17, 18 में कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको यदि संविधान में एक आर्टिकल याद होता है तो 17 याद होता है। 15 बहुत महत्वपूर्ण है। 15 में 5 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि बोलिए, धर्म, मूल वंश, बोलिए, आधार पर विभेद नहीं होगा, लेकिन इसी के सब क्लॉजेज में लिखा हुआ है कि विशेष परिस्थिति में महिलाओं के लिए और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए विशेष व्यवस्था सरकार दे सकती है अलग अलग विनियमों के आधार पर, ठीक है। तो यह 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 5 आधार दिए गए हैं विभेद न कर, सामाजिक और शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक, आर्थिक जोड़ के इसमें EWS डाला गया। चलिए 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन थोड़ा भारी शब्द लगता है, आप समझिए सरकारी नौकरी। 17 जो है छुआछूत है। किसी को 17 ऐसा है जिसको 17 याद नहीं था पहले से? 17 सबको याद था ना? 17 याद था आपको? छुआछूत, 17 छुआछूत था, ठीक है ना। छुआछूत का अंत किया गया, यानी कि मान लीजिए आप किसी छुआछूत करेंगे नहीं तो उसमें तो जाकर आपके ऊपर केस कर सकता है कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है। चलिए 18 से उपाधियों का अंत किया गया। हाँ, जैसे कि राय रायन जैसे उपाधि होती थी, जमींदारों को बड़ी बड़ी 1 कट्ठा में घर और 4 कट्ठा में उपाधि रहता था, ठीक है ना। तो उन उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन जैसे भारत रत्न वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं उनको रखा गया, जैसे परमवीर चक्र वगैरह है, इन सब चीज़ को मेंटेन किया गया। जो जनरल उपाधियाँ थी, डिस्क्रिमिनेटरी उपाधियाँ थी, उनको समाप्त किया गया, विभेदनकारी उपाधियों को समाप्त किया गया। तो 8 में उपाधि का अंत, ठीक है, 18 में। और 19 जो है कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता। 19 वाले में डिटेल में देख लीजिए, लिखिए, पहला लिखिए 19 में जो ABCDE करके दिया हुआ है, क ख ग घ अंग करके, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। दूसरा लिखिए टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी बिना शस्त्र के एक जगह जमा होने का, शांतिपूर्वक जमा होने का अधिकार। बिना शस्त्र के एक जगह शांतिपूर्वक जमा होने का अधिकार। तीसरा है यूनियन बनाने का अधिकार।
यूनियन बनाने का अधिकार। तो पूछ दे कि यूनियन बनाने का अधिकार किस आर्टिकल से? 19। चौथा है पूरे देश में, क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। हाँ, तो पहले उसमें था कि कुछ जगह ये, लेकिन सवाल ऐसे नहीं पूछता है। देखिए यूपीएससी में सवाल आएगा, बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का कहाँ पर आज़ादी दिया गया? हाँ, यूनियन जहाँ पर है वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए, तो चौथा हो गया ना कि पूरे भारत में फ्रीली घूमने की क्षमता। इंग्लिश में लिखेंगे तो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और पांचवा लिखिए टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाके रह सकते हैं, स्थायी निवास कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले कुछ उसका ये था संशोधन में, इसमें भी बार बार संशोधन किया गया है, वो जम्मू कश्मीर वगैरह वाला मसला आप जानते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग अभी संविधान को आगे बढ़ा रहे हैं। 19 तक आ गए ना आप लोग? 20 में क्या है? हाँ हाँ, देखिए किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी। हाँ, कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, 4 एलिमेंट का जिक्र है संविधान में। क्या लिखा है? प्रोफेशन लिखिए, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, इसको करने की आज़ादी। मतलब हम क्या करेंगे इसके लिए स्वतंत्र हैं, हम कहाँ जाएंगे इसके लिए स्वतंत्र हैं, हम कहाँ रहेंगे इसके लिए स्वतंत्र हैं, हम क्या बनाएंगे इसके लिए स्वतंत्र हैं, हम क्या बोलेंगे इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन गलत बोलेंगे तो उधर से उसको भी आज़ादी है ना। तो अब इसमें क्या है कि उस सीमा तक आप बोलिए जिस सीमा तक आप पिटा नहीं जाए। ठीक है ना, मतलब आपको आज़ादी मिल गई है तो कुछ भी बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अगले की, उसमें एक व्याख्या दिया गया है कि अगले की भावना, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि जैसे स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में क्या अंतर है? स्वतंत्रता और उच्छृंखलता में क्या अंतर है? मान लीजिए हम स्वतंत्र हैं तो कुछ भी करने के स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ भी में हम हमेशा मतलब कभी पेड़ पे चढ़ जाएंगे, कभी किसी दूसरा के घर में जाकर नींबू चुरा लेंगे। हैं? ये है कि नहीं? इसी को समझना, मर्यादा वर्ड को हमेशा दिमाग में रखिएगा। हर चीज़ की आज़ादी है लेकिन सबकी एक मर्यादा है। चलिए, इसको ज़्यादा डिटेल जाइएगा तो फिर संविधान में ही दिन निकल जाएगा। आज थोड़ा सा रफ्तार बना कर रखिए। 20 में आइए, अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये एक आर्टिकल को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? सारा आर्टिकल अलग से आईपीसी है, सीआरपीसी है। इसमें देखिए 2-3 बातें हैं जो लिख लीजिए। ठीक है, पहला लिखिए जो, हाँ, अपराधियों का भी एक मूल अधिकार होता है, इसीलिए इसको यहाँ लाया गया। कोई अपराध भी करता है तो उसका भी तो एक मूल अधिकार है ना। ऐसा थोड़ी है कि अपराध किया तो गर्दन काट दीजिए एक के बार। तो लिखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यानी एक ही ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। एक अमिताभ बच्चन की मूवी थी, उसमें ऐसा हुआ था ना कि भाई पहले ही उसको सज़ा दे दिया, तो बोला कि सज़ा तो भोग लिया, सज़ा भोगने के बाद आके उसको जज के सामने ही मार दिया। बोला अब तो सज़ा हम भोग चुके हैं, इसी के लिए सज़ा दिए थे, तो दोबारा फिर सज़ा मिलेगा उसको। एक ये होता है। इसमें सबसे बड़ा क्या है कि किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ठीक है, क्योंकि उसको मान लीजिए कोई भी अपराधी है, उसको तो पता ही है कि हम अपराध किए हैं कि या नहीं किए हैं। तो यदि कह दे जज कि तुम बताओ, तुम गवाही दो, तो उसको तो अपने खिलाफ ही गवाही देना पड़ेगा ना। उसको क्या कहेंगे? स्वीकारोक्ति। लेकिन स्वीकार करने के लिए उसको बाध्य आप नहीं कर सकते। जो किया है तो लड़ेगा। इसी में एक इम्प्लाइड आता है। इम्प्लाइड मतलब इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कभी भी किसी को सज़ा ऐसी दी जाएगी ना जो उस समय के कानून में चल रहा हो। जैसे एक इसका उदाहरण से देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत में चोरी के इल्ज़ाम में 1 करोड़ लोग बंद हैं जेल में, और एक नया शासन आ जाए, से भी 10 गुना तानाशाह टाइप का रहे अपना, तो वो क्या कर सकता है? मतलब यहाँ राजतंत्र आ जाए,
कि भाई जो चोरी करेगा उसका हाथ काट लिया जाएगा। उसमें नियम क्या होगा कि आज के बाद से जो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। ये नहीं कि पहले से जो जेल में बंद है चोरी के इल्ज़ाम में सबको बुला के हाथों हाथ छाट दीजिए। ऐसा होगा क्या कि चोरी का सज़ा हाथ काटना है तो वो आज के बाद लागू होगा, यही 20 में है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई। एक ही अपराध की 2 बार सज़ा नहीं होगी 20 में। पहले से जो नियम चला आ रहा है वो नियम में संशोधन होगा तो वो उसके आगे लागू होगा, पीछे पे लागू नहीं होगा। और तीसरा है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये 3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है। उससे भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क है। मनुष्य को भी प्राण की स्वतंत्रता है, नहीं है, और जानवर को भी है। भारत में ऐसा नहीं है कि अब जानवर चल रहा उसको मरा चलते जान मार। कुछ जानवरों को तो इतना संरक्षण है कि उसको मार दीजिएगा तो काला हिरण बन के आपके पीछे दौड़ने लगेगा। मनुष्य और जानवर में एक फ़र्क का एक श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समान मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः सम। यानी विवेक की क्षमता। तो मनुष्य में क्या है, विवेक की क्षमता होती है, रैशनैलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनैलिटी। मनुष्य सोच सकता है। आप देखें हैं कोई ऐसा जानवर है जो हंसता हुआ दिखता है? कभी भैंस को हंसते हुए देखें हैं? गाय को, हाथी को, शेर को भी हंसते हुए देखें कभी? तो जो बोल रहे हैं नहीं, यदि कोई आदमी ऐसा कहता है कि हम किसी जानवर को हंसते हुए देखे हैं तो उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। मतलब मेरा ही ऐसे जानवर का नहीं, जो आदमी देखा है, जो आदमी किसी को हंसते हुए जानवर को देखा है, एकमात्र हल्का फुल्का हंस सकता है तो बंदर, क्योंकि मनुष्य के काफ़ी करीब है। एकमात्र धरती पर जो इंसान है वही हंस सकता है, केवल और केवल मनुष्य हंस सकता है। ये इतनी बात इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर में केवल जीने की लालसा नहीं होती है। केवल जीना तो जानवर भी करता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, ये तीनों जानवर और मनुष्य में कॉमन है कि नहीं है? लेकिन रैशनैलिटी का फ़र्क आता है। मनुष्य जो है एक रैशनल एनिमल है और एनिमल केवल एनिमल है। तो वह नहीं कहता कि नहीं हम जिएंगे, तो जीने में भी एक मर्यादा होनी चाहिए, जीवन की भी एक गरिमा होनी चाहिए, लाइफ की एक डिग्निटी होनी चाहिए। तो लाइफ की तो आज़ादी है ही, दैहिक स्वतंत्रता तो है ही, लेकिन उसमें बाद में एड ऑन क्या किया गया, डिग्निटी वर्ड, मेनका गांधी के केस से। ठीक है, तो यह आर्टिकल 21 समझा गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तो है, जानवर को भी है। मनुष्य में एड ऑन क्या है, डिग्निटी। हमें जीना है डिग्निफाइड, ये नहीं कि जलालत की ज़िंदगी नहीं, जलालत की ज़िंदगी नहीं। तो अच्छे जीवन जीने का अधिकार मनुष्य को है। इसीलिए आर्टिकल 21 में इस बात को इम्प्लीमेंट किया गया कि जो जन्म लिया है तो कोई जानवर का बच्चा नहीं ना कि पढ़ेगा नहीं, तो उसको पढ़ाना सरकार का कर्तव्य है और माँ बाप का भी कर्तव्य है। नहीं पढ़ाने पर माँ बाप भी आंसरेबल है। एक श्लोक था, आप लोगों ने 6ठा 7वां में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था। यानी कि जो अपने माँ बाप जो है शत्रु और वैरी के समान है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वह हंस के मध्य बगुला की तरह शोभा नहीं देता सभा में। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 21। हम लोग आगे एक बार रिकॉल कीजिए 12 से। 12 में क्या है, ठीक है। 13 में क्या है, अल्पीकरण यानी कम करना। ठीक है। 14 में, ठीक है, ठीक है। 15 में 5 आधार है और उन 5 आधारों पर विभेद न करने की बात कही गई है, लेकिन आरक्षण का आधार भी 15 प्रदान करता है। यदि मान लीजिए सवाल है कि नौकरी में प्रमोशन संबंधी जो बातें हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद से जाकर चिपकती हैं? 16 से। लोक नियोजन में अवसर की समानता, जहाँ समानता की बात होगी उसी में सकारात्मक विभेद भी होगा, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, तो वह 16 हो जाएगा। छुआछूत की बात 17 में। ठीक है। अनटचेबिलिटी, ठीक है, 17 में। और ये 18 में उपाधियों का अंक, जो भी बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी जाती थी, करण बहादुर, राय बहादुर, है कुंवर, किंग टाइप का लोग लगते थे, नहीं,
1 कट्ठा में घर, 4 कट्ठा में नाम, उस तरह का चीज़ को अंत कर दिया गया। ठीक है। 19 में बहुत अच्छे से मैंने बताया 5 आधार हैं उसके, उन पाँचों को कहाँ रहेंगे, कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहाँ जाके नौकरी करेंगे और किस तरह का प्रोफेशन अपनाएंगे, कैसा यूनियन बनाएंगे, कैसा सहकारी संगठन, इस सब का आधार देता है 19। 20 में 3 बातें हैं, कौन कौन सी? बोलो, तुम जमाई ले रही हो, चुप सब चुप हो, यही बताएगी, इसका नींदे गायब हो जाएगा। चलो तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, बताओ। हाँ हाँ जा नृप, चलिए थोड़ी अब ऑनलाइन में आते हैं, ऑफलाइन से भरोसा उठ गया। हाँ आप बताइए 19 में कौन कौन से 5 आधार हैं? बिना लिए कि लिए? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। और क्या सुनता है? ठीक है। और संघ बनाने की आज़ादी है कि नहीं? सोसाइटी बनाने का, एनजीओ बनाने का, ये सब का है ना, यही सब है इसमें। 20 में क्या है? हाँ तो कौन कौन तरह का बात है? एक अपराध के लिए 2 बार नहीं होगा। ठीक है। अपने खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है। नियम बनेगा तत्काल, जो उस समय के नियम है उसी समय से लागू होंगे। ठीक है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है। चलिए तो इतना में हम लोग मान के चले कि आप लोग का हो गया है कि अभी कुछ बाकी है? इससे अधिक समय नहीं दे सकते हैं। ये दोनों में थोड़ा ज़्यादा समय देंगे क्योंकि मूल अधिकार और डीपीएसपी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे फिर थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे। चलिए अब बताइए 22 22 क्या है? गिरफ्तारी से रोक, कुछ दशा में। ठीक, गिरफ्तारी लिखिए ना बस, से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण 22। 23 में क्या है? 23 बलात्श्रम। याद रखिए, इतना ही ठीक है, बलात्श्रम। जल्दी लिख लीजिए। अगला 24 14 से कम के बच्चों को ठीक है नहीं कराया जाए। ठीक है। चलिए 25 धर्म को मानने से संबंधित है 25। ठीक है, उतना तो आप लोगों को लगाना है। 26 धार्मिक मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है। 27 धर्म कर से मुक्त। चलिए हो गया, धर्म को कर से मुक्त रखा जाएगा। 28 28 भी उसी तरह का है। ये शिक्षा संस्थान से संबंधित है जहाँ पे कि धार्मिक कौन सा है? शिक्षा संस्थान में क्या है? मैटर पढ़िए। शिक्षा संस्थान में धार्मिक पहला होता है परिभाषा जनरल केस में, और लास्ट क्या होता है? विनियमन। यानी यदि इतने से काम नहीं चला तो वी कैन ब्रिंग मेनी मोर सच रूल्स एंड स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। अब इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए आर्टिकल 30 को याद कीजिए, 30, क्योंकि यदि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलने की बात है तो कई बार सवाल आया है, फिर आ सकता है। 30 में क्या है? माइनॉरिटी, वो याद कीजिए, वो महत्वपूर्ण है। इधर आइएगा तो 22 वाला कई बार पूछता नहीं पूछता कि बलात्श्रम याद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का LSW सब्जेक्ट है। LSW में इसका जिक्र बहुत बार आता है, बलात्श्रम का। भारतीय जो खास करके बिहार का जो प्रशासन है उसमें इसका मैटर बार बार उठता भी है। तो बलात्श्रम 23 में है, यानी 3 का काम 2 से कराएंगे तो बलात्श्रम होगा, नहीं होगा?
है ना। 24 क्या है, 14 घंटा उम्र के बच्चों को कारखाने में ले जाने दिया जाए। ये दोनों उसी तरीके का है। यानी कहीं ना कहीं देखिए इसमें मूल अधिकार का हनन हो रहा है, किसी का शोषण हो रहा है, तो उसके बारे में प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। तो 23 में बलात् श्रम और 24 में 14 वर्ष से कम उम्र का, ठीक है। 25 में धर्म है, 26 तो 25 को याद कर लीजिए, बाकी 26 27 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई दिक्कत। धर्म का मैनेजमेंट कर नहीं लेना। 26 में जैसे धर्म का मैनेजमेंट, हाँ 27 में कर नहीं लेना। तो मान लीजिए देखिए 25 में आइए, 25 में धर्म है, 26 में धर्म का प्रबंधन है और 27 में धर्म को कर से मुक्त करने की बात है। तो 25 26 27 में किसी को कोई दिक्कत है? 25 में क्या है बोलिए? धर्म को मानने की आज़ादी है? और 26 में क्या है? मैंने प्रबंधन है। और 28 में क्या है? टैक्स संबंधी बात है, ठीक है, धर्म। 29 क्या है? नहीं, शिक्षा संबंधी, हाँ, माइनॉरिटियों का संरक्षण, ठीक है। हाँ, टैक्स 27 में, टैक्स किस में? 27 में है नहीं? हाँ 27 में है, ठीक तो है। 25 26 27 कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम एक बार पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। 23 बहुत बढ़िया, ठीक है। 24 में 14 साल के बच्चों वाला किस में है? 24 में है। धर्म को मानने की आज़ादी किस आर्टिकल में है? ठीक है। धर्म के प्रबंधन, धर्म में कर संबंधी प्रावधान यदि पूछ दे तो कहाँ पे आंसर होगा? कर संबंधी बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। माइनॉरिटी के लोग अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, यह बात 30, वो गलती से वहाँ लिखा गया, लाइन देखिए वहाँ, शिक्षा के लिए लाइन उधर 30 है, ठीक है। और इधर वाले में केवल याद कीजिएगा संपत्ति कर किस में दिया गया था? संपत्ति को भी मूल अधिकार में रखा गया था। संपत्ति के, पूरा बात सुन लीजिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में किस आर्टिकल के तहत रखा गया था? तो 31। तो उस आर्टिकल को हटा के क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार अब मूल अधिकार है नहीं है, तो अब कौन सा अधिकार है? तो 31 क के तहत उसको कानूनी अधिकार का संज्ञा दे दिया गया, ठीक है। तो 31 नहीं, 300 का, ठीक है। लिखिए 32 को लिखिए, 32 में 5 तरह के रीट का जिक्र है। इसी को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए हम आपको बहुत सारा आज़ादी का बात कर दे, ये राइट आपको है, कोई आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कीजिएगा? एक यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, उसको आके हम बोले कि तुमको ये अधिकार भी है, वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, 5-7 तरह का चीज़ उसको बोल दिए। आज जब भी वो लेने गया तो उसको जो रास्ता मिला वो तड़ से दिया उसको, मतलब तुम ही बड़का हुआ लेने वाले। फिर उधर गया, बोला वहाँ भी तड़ से दिया उसको। तो 3-4 बार जब ठोका जाएगा बोलेगा हमको अधिकार तो बहुत तरह के मिल कुछ नहीं रहा है, खाली तड़तड़ा रहा है, मंदिर के घंटा की तरह। कैसे राजपाल यादव को सब तड़तड़ा देता है? तो उसी को जाना पड़ेगा कोर्ट। तो मूल अधिकार की बहाली के लिए एक व्यवस्था दी गई कि नहीं, यदि आपका अधिकार का हनन होगा तो आपके पास ये अस्त्र है। तो 5 तरह के अस्त्र दिए गए हैं, वो 5 अस्त्र भी महत्वपूर्ण हैं। नाम बताइए। बंदी, प्रतिषेध, परमादेश, प्रतिषेध, उपदेश, सब टनाटन है, ठीक है। परीक्षा के इतना नज़दीक इतना होना भी चाहिए। लिख दें कि आप लोगों को याद रहेगा? याद नहीं हुआ? सेट्रियोरी, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे पहला है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमादेश, नहीं सॉरी, हैबियस कॉर्पस। ब्रिंग द, सशरीर उपस्थित कराने की बात होती है, ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? मैंडेमस, ठीक है। यह एक तरह का मतलब कि आदेश टाइप है, जिसमें नाम से ही क्लियर है, उस तरह का एक आदेश होता है, ठीक है। तीसरा चलिए आगे बढ़िए, 2 लिख लिया आप लोगों ने, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। तीसरा बोलिए। सेट्रियोरी का हिंदी क्या होता है? उत्प्रेषण, यानी नीचे का कोई मैटर है उसको ऊपर भेज देना,
वहाँ से डील नहीं हो पा रहा है, क्या कर रहे हैं, उसको ऊपर भेज दे रहे हैं। बस इतना ही सिंपल में याद रखिए, दैट इज सेट्योरिटी। चौथा बोलिए, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, यानी किसी चीज़ को कोई आदमी है तो उसको बोले भाई साहब आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए। कोई अधिकारी है उसको बोले कि आप छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है, ये दूसरे को इसी को कहते हैं प्रतिषेध, रोक देना। अगला बोलिए, और कोई जो है रोकने पे भी नहीं माना, कुछ कर दिया तो बोले कि भाई किस अधिकार से किए थे, को वारंट पर। हाँ, आपका जो अधिकार क्षेत्र है क्या उस अधिकार क्षेत्र में ही आता है? हाँ, तो किस अधिकार से किए, तो ये एक सोकोज टाइप का चीज़ हो गया, ठीक है। तो यही 5 आपके हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकारपेक्षा। इंग्लिश में बोलेंगे काजल तो क्या बोलेंगे? 5 का नाम बताइए आप। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेट्योररी, प्रोहिबिशन और को वारंट। कोई है जिसको ये 5 नहीं ध्यान में आया, समझ में नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा रफ्तार में बढ़िए। तो ये 5 रीड दिया गया, बाकी उस सब में कोई दम नहीं है, उधर जो है उसमें कोई दम नहीं। तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए? 12 से 35 तक पहुँच गए। अब आइए अगला। अब सारा नहीं लिखवा के जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे इसमें से। इस बार की परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। इंग्लिश में पूछे एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, तो काजल क्या होगा आंसर? आर्टिकल किससे? टाइटल्स का एवोल्यूशन 18। ठीक है, चलिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की परिभाषा किस में दी होगी, कोई गेस कर सकता है? परिभाषा से शुरुआत होता है। तो 36 भी याद हो गया। चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो लिखिए। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस आर्टिकल में है? 38। ठीक है। फ्री लीगल एड 39 का क, फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य और 39 में क्या है? फ्री लीगल एड। चलिए, विलेज पंचायत का गठन 40, यह भी महत्वपूर्ण है। किसी को कोई दिक्कत? विलेज पंचायत का गठन तुमको समझ में आ रहा है? ठीक। मातृत्व हित लाभ संबंधी जो बातें हैं 39 में नहीं, वो तो 39 कैसे होगा? 39 में तो राज्य के लिए बहुत सारे बातें। 42 मातृत्व संबंधी जो बातें हैं वो 42। ठीक है ना। ये जो न्यूनतम वेतन दिया जाता है इसका प्रावधान किसके तहत है? मिनिमम वेजेज 43 मिनिमम वेजेज 43। मतलब मिनिमम वेजेज का समझिए ना, ऐसे याद रखिए कि 4 रुपया नहीं तो 3 रुपया दे दो। 4 रुपया तो मेरा मजदूरी होता है, लेकिन मिनिमम दे दो 3 रुपया दे दो, तो नहीं आता। 42 लिखिए। प्रोविज़न फॉर, इंग्लिश में लिख लीजिए, प्रोविज़न फॉर 42 बता रहे हैं तो ये प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी कंडीशन ऑफ वर्क कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए और ह्यूमन होना चाहिए। जस्ट एंड ह्यूमन 2 एडजेक्टिव है उसके लिए। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, और दूसरा क्या है? मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है ना, मातृत्व। चलिए, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पूरा दुनिया जान गया है। 4 और 4 दोनों एक जैसा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है। जो 6 साल से ऊपर बच्चों के बारे में जो प्रावधान है, हाँ उसको याद रखिए। 6 साल से ऊपर का है, इसमें 6 है ही नहीं, 4 और 5 है। हाँ कम, हाँ कम। तो 6 से कम कौन है? 4, 5। तो 4, 5 दोनों मिला दीजिए तो आर्टिकल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 45। चलिए अगला छोड़ दीजिए, 46 नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, न्यूट्रिशन से संबंधित है, पोषण संबंधी है। कौन सा? 47। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो पोषण मिशन चलता है सब इसी के तहत राज्यरत। गौ हत्या पर निषेध की बात है, किससे? एनिमल हस्बेंड्री की बात है, 48। ठीक है। हाँ। तो जो शराबबंदी है बिहार में वह 47 के तहत हो सकता है। और जो गौ हत्या पर निषेध है मान लीजिए वह 48 से संबंधित है। और पर्यावरण संरक्षण की बात आए नीति निषेध तत्व में तो वह 48 क। यदि किसी धरोहर को बचाने की बात आए तो वो 49। और 50 नंबर क्या है?
आधा आधा कर दीजिए। 50 नंबर है न्यायपालिका और पृथक्करण। आधा न्यायपालिका आधा, मतलब ऐसे कर दीजिए, पृथक्करण अलग कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। 51 लिखिए, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। राज्य किसके लिए? राज्य मतलब देश। देश किसके लिए प्रयास करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि के लिए, ठीक है। और 51 क भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य। तो आपने क्या क्या देख लिया? मौलिक अधिकार देख लिए, मौलिक अधिकार देख लिया। मौलिक कर्तव्य 51 क में आ गया। किस समिति के अनुशंसा पे होता है भी पूछता है? स्वर्ण सिंह समिति, हाँ स्वर्ण सिंह समिति पे हुआ 51 का। और आपने डीपीएसपी भी देख लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी की मूल भावना क्या होती है, आप बताइए। डीपीएसपी की मूल भावना क्या होती है? नहीं सुन पा रही यहाँ पर। डीपीएसपी संविधान में क्यों दिया गया और यह मूल अधिकार से कैसे अलग है? न्यायालय में यह वाद योग्य नहीं है और एक वाद योग्य है। तो 51 आपने अब तक कर लिया। अब इसके बाद चूंकि लंबा चैप्टर है, ठीक है ना, दोनों चैप्टर लंबे हैं और कुछ लोग हड़बड़ी में, चूँकि सुबह क्लास था जल्दीबाजी में आ गए, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हल्का सा ब्रेक देंगे, पानी वानी पी लीजिए आप लोग और इसको रिकॉल कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 10-10, 5-5 छोड़ के बढ़ेंगे आगे, सबको नहीं करेंगे। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। 1 मिनट, हम जो कहाँ कर्तव्य कहाँ कर्तव्य बताए? नहीं, मौलिक कर्तव्य हमारी ड्यूटी होती है। हम डीपीएसपी और हम तब डीपीएसपी पूछ रहे थे, बोलने में भले मौलिक कर्तव्य बोल गए, पूछ वही रहे थे। कोई नहीं, ठीक था। देखिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गौ वध पूछे, निषेध किस आर्टिकल के तहत? समान कार्य के लिए समान वेतन या मिनिमम वेतन की जो बात है, मिनिमम वेजेज। मैंने बताया भाई 4 नहीं तो 3 सही, 43। यदि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की बात है, 45। अब फॉर्मूला याद आ रहा है ना? हाँ, तो इसलिए हम हल्का हल्का हिंट देते रहते हैं कि कुछ उससे समानता की बात नहीं कर रहे हैं। 43A में कुछ नहीं, 43 में बहुत सारी चीज़ें हैं। समानता नहीं बोले हम लोग। लिविंग वेज, जीवन यापन, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स 43 में है। नहीं, लिविंग वेज बोले, लिविंग वेज 43 में है, लिविंग वेज बोलिए उसको। और जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट वो भी है 43A में, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बी में, ये हम नहीं बताए थे क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता, आप बताइए। निःशुल्क विधिक सहायता 39A। राज्य कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगा, ऐसी बात आए तो कहाँ पर? ठीक है। और मातृत्व संबंधी बातें कहाँ पर हैं? 42। चलिए, तो आप लोग का 51 तक हो गया। मूल कर्तव्य कहाँ पर है? ए। और किस समिति के संस्तुति पर यह लाया गया था? तो 51 आर्टिकल आपने एक शॉट में कर लिया। और इसके बाद हम लोग 10-5 में जो 2-4 इंपॉर्टेंट होंगे उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है।